हेलो एंड वेलकम टू सीबीएल हरियाणा। उम्मीद है आपकी एसएस की तैयारी अच्छी चल रही है एंड आल्सो वेलकम टू अनदर इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ पॉलिटी एमसीक्यूज। टुडे वी आर कवरिंग द एमसीक्यूज रिलेटेड टू जुडिकेचर, द जुडिशरी एंड द लोकल बॉडीज। सो टू बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किस में निहित है? अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस का नंबर इंक्रीज करना है तो ये पावर किसके पास है? जैसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 1+7 जजेस की बात की गई थी, एक चीफ जस्टिस, 7 अदर जजेस। कालांतर में इसे अलग अलग टाइम पर बढ़ाया गया और आज 1+33, एक चीफ जस्टिस और 33, टोटल 34 जजेस। तो ये बढ़ाने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर प्रोवाइड था। तो याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट बाय लॉ ही नंबर इंक्रीज करता है। तो अगर नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाना है तो ये शक्ति भारत की संसद में निहित है। कमिंग टू, which of the following are included in the original jurisdiction of Supreme Court, specifically Article 131? Article 131 जिसको सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और प्योरली फेडरल टाइप जुरिस्डिक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही ओरिजिनेट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कहीं ये केसेस फाइल नहीं किए जाएंगे। और फेडरल टाइप क्योंकि फेडरल यूनिट के झगड़े यहां पर जाएंगे, जैसे सेंटर वर्सेस स्टेट हो या स्टेट वर्सेस स्टेट का भी हो जाए। लेट्स फाइंड आउट द ऑप्शंस। अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, यस, फेडरल डिस्प्यूट। अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे मैंने कहा 131 की जुरिस्डिक्शन प्योरली फेडरल टाइप है, तो इसमें इलेक्शन पिटीशंस फाइल नहीं की जाती। देन डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, प्लीज इस पे फोकस कीजिएगा। तो जैसे सेंटर और स्टेट के झगड़े जाएंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी में कभी कोई डिस्प्यूट हो? जैसे जब तक केजरीवाल सरकार दिल्ली में थी तब तक ढेरों लिटिगेशन होती रही दिल्ली सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, तो क्या ये भी 131 की जुरिस्डिक्शन में जाएंगे? एंड आंसर इज नो। याद रखें, यूटी सेंटर से फेडरल रिलेशनशिप शेयर नहीं करती है, इसलिए ये झगड़े पहले हाई कोर्ट जाता है, फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देन अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, यस, इट इज दैट सेंटर स्टेट का झगड़ा या स्टेट का आपस में झगड़ा, कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बना लेते, बस याद ये रखना है कि यूनियन टेरिटरी और सेंटर का अगर कोई डिस्प्यूट है तो ये 131 की जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करता है। तो आंसर है 1 एंड 4। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट। क्या हाई कोर्ट के जज आइडेंटिकल प्रोसीजर से रिमूव किए जाते हैं? मतलब हाई कोर्ट के जज भी क्या लोकसभा और राज्यसभा में रेजोल्यूशन के थ्रू निकाले जाएंगे? एन आंसर इज यस। तो याद रखिएगा, ये प्रोसीजर आइडेंटिकल दिया गया है। जैसे 124 आर्टिकल में और जजेस इंक्वायरी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल है, 124 क्लॉज 4 और 5। तो ऐसे ही यहां पर 218 आर्टिकल के अंदर ये दिया गया है कि 124 का क्लॉज 4 और 5 इंप्लीमेंट होगा हाई कोर्ट्स के ऊपर। देन आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस अ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन कंट्री और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद कहीं किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं एज एन एडवोकेट, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना किसी हाई कोर्ट में, ना किसी और कोर्ट में। हाँ, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दी जा सकती है, जैसे कुछ कमीशन के चेयरपर्सन होते ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जैसे एनएचआरसी। लेकिन क्या हाई कोर्ट के जज भी रिटायरमेंट के बाद कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? उसको याद रखेंगे दैट हाई कोर्ट के जज के लिए व्यवस्था यह है कि जिस हाई कोर्ट से वो रिटायर हुए हैं वहां या उसकी निचली अदालतों में वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन किसी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो केस लड़ सकते हैं। तो टोटल बार नहीं है, आई रिपीट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अपने हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में वो रहे वहां प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन किसी और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये व्यवस्था दी गई है आर्टिकल 220 के अंदर। सो हियर ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। Next, why the Chief Justice of India is called as Master of Roaster? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब थे तब ये टर्म बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी। तो जज साहब को किसी भी हाई कोर्ट के अंदर चीफ को या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ रोस्टर क्यों कहा जाता है? तो सिंपल याद कर लेंगे, मास्टर ऑफ रोस्टर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर जो तैयार होता है
मतलब किस जज के पास कौन सा केस जाएगा, ये डिसाइड होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अथॉरिटी में, और बाकी हाई कोर्ट्स में या किसी कोर्ट में जो भी चीफ है वो डिसाइड करते हैं। तो केसेस का रोस्टर, किस बेंच के आगे कौन से केसेस जाने हैं, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अथॉरिटी में डिसाइड होता है, इसीलिए उनको कहा जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर, बिकॉज सी ऑप्शन, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन ऑफ केसेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इन सुप्रीम कोर्ट। अगर कभी किसी मैटर के लिए स्पेशल बेंच बनानी पड़ जाए तो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अथॉरिटी में वो बनाया जाता है। देन इट कम्स टू मैच द फॉलोइंग, टिपिकल हरियाणा टाइप, द आर्टिकल वाइज क्वेश्चन। सो इसमें मैच करना है आर्टिकल 215, 222, 226, 227 जुडिकेचर से जुड़े हुए आर्टिकल्स। आर्टिकल 215 में क्या ट्रांसफर ऑफ जजेस है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट? मिसमैच याद रखिएगा, आर्टिकल 222 में है ट्रांसफर ऑफ जजेस इन डिफरेंट हाई कोर्ट्स। तो 215 आर्टिकल के अंदर क्या है, याद रखेंगे, हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जैसे 129 आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है, ऐसे ही आर्टिकल 215 में एवरी हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? जिस कोर्ट के पास दो पावर है, कौन सी? एक, उनके जजमेंट उनकी निचली अदालतों में बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं, एविडेंशियरी वैल्यू रखते हैं, और दूसरा, ये कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। ये दो पावर जिसकी कोर्ट के पास है तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाएगा। तो एवरी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देन आर्टिकल 226 तो मेरे ख्याल से आप क्रैक कर ही लेंगे, क्योंकि इसमें है पावर टू इशू डिफरेंट रिट्स। जो 5 रिट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में इशू करता है, वही हाई कोर्ट उसी पावर के साथ इशू करेंगे 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट्स। एंड देन एक ही ऑप्शन बच रही है, तो आर्टिकल 227 में है, दैट इज सुपरवाइज। हाई कोर्ट स्टेट के अंदर जितनी भी अधीनस्थ न्यायालय है, जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनको सुपरवाइज करता है, और साथ ही कोई ट्रिब्यूनल है तो उसको भी सुपरवाइज करने का काम करेगा। सो हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, consider following statement and find how many statements are correct. A distinguished jurist can be appointed as permanent judge in high court. क्या हाई कोर्ट में डिस्टिंग्विश जूरिस्ट के तौर पर किसी को जज अपॉइंट किया जा सकता है? तो याद रखें, यह व्यवस्था सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए। पहली स्टेटमेंट गलत है। हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए क्राइटेरिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10 साल एज ए जज सर्व किया हो, और हाई कोर्ट में के अंदर या हाई कोर्ट से ऊपरी अदालत में 10 साल एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस की हो। बस यही दो है, इसके अलावा सिटीजन ऑफ इंडिया तो मस्ट है। तो इन दो में से अगर एक भी क्वालिफिकेशन है तो हाई कोर्ट में जज अपॉइंट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या व्यवस्था है? सुप्रीम कोर्ट में सिटीजन होने के साथ साथ कोई 3 में से एक क्वालिफिकेशन, जैसे 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज रहे हैं, 10 साल हाई कोर्ट या अबव लेवल पर एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस की है, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, विधि वेत्ता है, कानून की अच्छी नॉलेज वाले हैं। हाई कोर्ट में व्यवस्था नहीं। Then a judge is retired from high court at attaining 62 factual information। याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में 62 साल की उम्र में रिटायर कर दिए जाते हैं। Then the procedure of removal is same for high court and supreme court judges। ये हमने अभी डिस्कस किया था। आइडेंटिकल प्रोसीजर है रिमूवल का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए, दोनों ही संसद के द्वारा पद से निवृत्त किए जाते हैं। तो यहां पर कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड फाइंड हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट इन जनहित अभियान केस upheld the validity of EWS reservation in public employment। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के तहत सरकारी नौकरियों में 10% का कोटा क्रिएट किया गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था जनहित अभियान केस के अंदर, और इसमें 3-2 की मेजोरिटी से ही 5 जज की बेंच थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड रखा है, तभी ये लागू। देन पीआईएल गॉट स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। जनहित याचिका, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, जबकि उसका खुद का कोई इंटरेस्ट उसमें वायलेट नहीं हो रहा है, लेकिन वो लोगों के हकों को सिक्योर। तो पीआईएल तो हमारे यहाँ है, बहुत जबरदस्त टूल है, लेकिन क्या पीआईएल को स्टैट्यूटरी स्टेटस है, वो भी 1987 के नलसा एक्ट के साथ? आंसर इज नो। याद रखेंगे,
पीआईएल आज भी जुडिशियल इनोवेशन के तौर पर काम कर रहा है, इसको लेकर कोई एक्ट पास नहीं किया गया। ये और बात कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के थ्रू एक और अहम टूल लोक अदालत को लीगल स्टेटस दिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रिस्टोर्ड आर्टिकल 317 जेएनके। आंसर इज नो। जेएनके का 370 जो 2019 में आर्टिकल स्क्रैप किया गया था, इसके साथ ही स्पेशल स्टेटस स्क्रैप डाउन कर दिया गया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया। बल्कि जम्मू एंड कश्मीर is converted into two UTs, UT of Ladakh and UT of JNK with the legislature. इन सारी चीजों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड रखा गया है, 370 को रिस्टोर नहीं किया गया, ये आज भी स्क्रैप डाउन है। हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा था कि भाई जो आपने लेजिस्लेचर प्रॉमिस किया है आप वो प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक इलेक्शन नहीं हुए थे वहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में यूटी ऑफ जेएनके के इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। आज वहां पर उमर अब्दुल्ला साहब सीएम है और लेजिस्लेटिव असेंबली अपना काम कर रही है। देन अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती 1973 केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की संकल्पना की गई। that certain inviolable characteristic of the constitution, then those cannot be violated even by an amendment. संविधान में संशोधन के द्वारा भी संविधान के मूलभूत ढांचे को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अब अलग अलग केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स बताए गए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? एंड यस, इसी वजह से 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें एनजेसी लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको खारिज किया गया ये कह के दैट दिस इज बैलेटेंट अटैक अपॉन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो हियर टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट जजेस। डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है ये हमें पता करना है। द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद सीएम। अब जैसे 163 आर्टिकल के अंदर हम ये देखते हैं कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर हु शैल एक्ट अकॉर्डिंग द एडवाइस एक्सेप्ट वेयर गवर्नर कैन एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। तो गवर्नर को एक्सप्लिसिट डिस्क्रिशनरी पावर भी दी गई है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करते वक्त काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करना है? आंसर इज नो, पैरेंटली रॉन्ग, क्योंकि इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है सेकंड वन, द कंट्रोल ओवर पोस्टिंग, प्रमोशन एंड लीव ऑफ पर्संस belonging to judicial service of a state is vested in governor in consultation with high court। तो लार्जली ये सारा प्रोसीजर ऑपरेट होता है गवर्नर के नाम पर, लेकिन डिसीजन मेकिंग होती है हाई कोर्ट लेवल पर। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect regarding the National Legal Service Act of 1987? अब इनमें से एक ही गलत होगी, देख लेते हैं। It lays down policies, principles, guidelines, and frames effective and economical scheme for state legal service authority। क्या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ साथ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है? आंसर इज ट्रू। तो याद रखें, नेशनल लीगल सर्विस एक्ट पास किया गया है आर्टिकल 39A की स्पिरिट को लागू करने के लिए। Article 39A of DPSP provides that the state shall take endeavor to provide equal justice and free legal aid to the persons। तो सभी को न्याय और सस्ता सुलभ न्याय मिल सके, इसके लिए एक्ट पास किया गया और इसी में फिर पॉलिसी, गाइडलाइन और फ्रेमवर्क भी बनाया जाता है जिससे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इकोनॉमिक रेट पर लोगों को न्याय दिला सके। दूसरा, इट प्रोवाइड्स रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। लोक अदालत जो शुरू हुआ था एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, 1987 के एक्ट में इसको लीगल स्टेटस दे दिया गया। हालांकि आज भी रेगुलर कोर्ट नहीं है, महीने के 1 या 2 दिन लोक अदालत लगाई जाती है। थर्ड, द प्रोविजन फॉर फ्री लीगल सर्विसेज इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, प्रोसेस फी एंड ऑल अदर चार्जेस पेबल और इनकर्ड इन कनेक्शन विद एनी लीगल प्रोसीडिंग। तो ये मैंडेट करते हैं कि जो कोर्ट फीसेस हो, कोई प्रोसेस फीस है, वो इकोनॉमिकल रेट पर हो, बहुत ज्यादा ना। लास्ट, ऑल सीनियर सिटीजन आर प्रोवाइडेड विद फ्री लीगल सर्विसेज।
क्या सभी सीनियर सिटीजन को लीगल सर्विसेज फ्री दी जाएंगी? अब जाहिर सी बात है, ये बचा तो ये स्टेटमेंट हमारा आंसर है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सभी सीनियर सिटीजन के लिए अभी हम नहीं दे पा रहे हैं फ्री लीगल सर्विस। हाँ, इसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो लोग हैं, उनको फ्री लीगल सर्विस दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी आमदनी सालाना 1 लाख से, अब उसको अगर कोर्ट में केस करना है, वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोर्ट उसको वकील प्रोवाइड करेगा। So D is the answer. Coming to next question with reference to the Gram Nyayalaya. How many of the following statements are incorrect? Incorrect कौन कौन सी? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई, लेकिन आज भी ये नॉन स्टार्टर है, कानून जरूर है बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्टेट के पास ये कोर्ट खोलने के लिए रिसोर्सेस नहीं है। ग्राम लेवल, ब्लॉक समिति लेवल पर जो कोर्ट्स खोले जाने थे, प्रिसाइडेड ओवर बाय क्वालिफाइड जज, सो इट इज नॉट बाउंड बाय द भारतीय न्याय संहिता 2023 बट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। यस, तो प्रोसीजरल लॉस से बाउंड नहीं है, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, सीपीसी है, या फिर भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि इसमें रिजिडिटीज बहुत आ जाती हैं जब प्रोसीजरल लॉज लागू होते हैं। बाकी कोर्ट्स शायद इस वजह से भी डिलेड जस्टिस दे रहे हैं, क्योंकि रिजिडिटी बहुत है प्रोसीजरल लॉज की, तो फॉलो करना ही पड़ता है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। यहां पर प्रोसीजर ये बाईपास कर सकते हैं, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम करेंगे। दूसरा, इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय विलेज सरपंच। याद रखेंगे, ग्राम न्यायालय जरूर है, लेकिन इसके तहत पंचायतों को जुडिशियल पावर नहीं दी गई। ग्राम न्यायालय इज अ कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय अ क्वालिफाइड जज ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जेएमआई यहां पर पॉइंट किए जाएंगे, जो जूनियर डिवीजन के जज। थर्ड, इट हैज ओनली सिविल जुरिस्डिक्शन नॉट क्रिमिनल वन। रॉन्ग स्टेटमेंट, याद रखिएगा, ग्राम न्यायालय के पास सिविल और क्रिमिनल दोनों जुरिस्डिक्शन है, दोनों तरह के केस जाएंगे, लेकिन लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। जैसे क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की बात करूं, सिर्फ वो क्रिमिनल केसेस ही ग्राम न्यायालय में जाएंगे जिनमें 2 साल या उससे कम की सजा है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा वाला कोई क्राइम है, केस है, वो अभी भी डिस्ट्रिक्ट कचहरी में ही जाएगा, ग्राम न्यायालय की जुरिस्डिक्शन नहीं। तो लिमिटेड से, लेकिन क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है। सो हियर 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। Consider the following statement. How many statements are correct? By the way, this is a previous year question from UPS. In pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, Contempt of Courts Act 1971 was passed. कोर्ट अपनी अवमानना के लिए सजा दे सकती, सो इसके लिए बाकायदा 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट पास किया गया, और इसके लिए बनाई गई थी एच.एन. सान्याल कमेटी, जिसमें की रिकमेंडेशन पर हमने एक्ट पास किया। Then the Constitution of India empowers the Supreme Court and High Court to punish contempt for themselves. इस एक्ट के अलावा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर हमने पहले बात की थी दैट ऑल द कोर्ट्स, द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का होने का मकसद ये है कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को पावर दी गई, वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। बाद में इसको और अच्छे से लागू करने के लिए एक्ट पास कर दिया गया। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। आंसर, अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट वर्ड यूज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने की वजह से कोर्ट्स को पावर मिलती है कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की। तो यहां पर सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट डिफाइन नहीं है। तो सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहां पर डिफाइन की गई है? इस एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है। देन इन इंडिया Parliament is vested with the powers to make laws on contempt of court. Exactly. भाई लॉ बनाना तो पार्लियामेंट का ही काम है। सो यूनियन का टॉपिक है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 पास किया गया। सो हियर 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider following statement and find how many statements are correct. The motion to remove a judge of Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per Judicial Inquiry Act 1968. ये स्टेटमेंट को थोड़ा और बेहतर कर लें, जैसे अगर लोकसभा में रिमूवल का प्रोसेस आया है तो 100 एमपी का सपोर्ट जरूरी है, उसके बिना एडमिट नहीं होगा। और राज्यसभा में अगर आया है तो 50 एमपी का सपोर्ट चाहिए, उससे कम पे बात नहीं बनेगी। लेकिन क्या
अगर राज्यसभा में मान लीजिए 50 से ज्यादा एमपी ने सिग्नेचर कर दिए और लोकसभा में अगर 100 से ज्यादा एमपी ने सपोर्ट कर दिया रेजोल्यूशन को कि किसी पर्टिकुलर जज को रिमूव करना, तो क्या स्पीकर के लिए अब ये बाइंडिंग है? क्योंकि यहाँ लोकसभा स्पीकर की बात की है, हम राज्यसभा में लेते हैं। क्या चेयरमैन के ऊपर बाइंडिंग है कि अब उनको रेजोल्यूशन एडमिट करना ही पड़ेगा और इंक्वायरी कमेटी बनानी पड़ेगी? आंसर इज नो। सेक्शन 3 जजेस इंक्वायरी एक्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि ही मे और मे नॉट एक्सेप्ट दी रेजोल्यूशन। ये कब चर्चा में आया था? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ राज्यसभा में 58 एमपीज के सपोर्ट के साथ रिमूवल प्रोसेस लाया गया, लेकिन वेंकैया नायडू साहब, द देन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया था, एक्सेप्ट ही नहीं किया। तब पता लगा भाई ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव डिटेल्स और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आगे भी क्वेश्चन हो जाएगा स्पेसिफिकली आपको याद कराने के लिए। जजेस के रिमूवल का ग्राउंड है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया। जज का कौन सा एक्शन प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी में होगा, ये डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। सो गिव डिटेल, नो इट डजंट गिव डिटेल। थर्ड स्टेटमेंट, the details of process of removal of judges of Supreme Court of India are given in Judges Inquiry Act 1968. This is the correct statement. तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और 5 बात करता है रिमूवल के बारे में, लेकिन इसका डिटेल्ड प्रोसेस, ये जो हमें बात कर रहे थे 50 एमपी का सपोर्ट, 100 एमपी का सपोर्ट, ये सब दिया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर। तो जजेस का रिमूवल कॉन्स्टिट्यूशन और जजेस इंक्वायरी एक्ट दोनों के मिले जुले रूप में लागू किया जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट, इफ द मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and not less than 2/3 member total members of the house present and voting। सिंपल पूछा गया है क्या दोनों हाउस में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए? हाँ जी, अगर एक भी हाउस में फेल हो गया तो जज को रिमूव नहीं किया जा सकता। सेकंड थिंग, मेजॉरिटी कौन सी चाहिए? तो याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाली मेजॉरिटी। अगर जज को रिमूव करना है तो दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% स्ट्रेंथ का सपोर्ट चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज नियर इम्पॉसिबल टू रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसी वजह से आज तक कोई जज उनकी पोस्ट से नहीं हटाए गए हैं इस प्रोसेस के बाद। तो हियर ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आगे चलते हैं और सिंपल जो मैं कह रहा था क्वेश्चन आ जाएगा, रिमूवल ऑफ द जजेस का ग्राउंड क्या है। मैं बस इस चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं, अगर आपको कितने भी ऑप्शंस दे दें, जैसे इसी में देखो अनसाउंड माइंड, रूड मिसबिहेवियर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इनकैपेसिटी, क्राइम, करप्शन, आपका जवाब हमेशा ये होगा कि जजेस के रिमूवल का ग्राउंड सिर्फ है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अब वो चाहे करप्शन है, क्राइम है, जैसे अनसाउंड माइंड है, वो इनकैपेसिटी में फॉल कर जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव आंसर होगा रिमूवल ऑफ जज का ग्राउंड सिर्फ है रूट मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। मूविंग टू, which of the following statement is correct about Supreme Court's power to review under Article 137? यूपीएससी ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन डाला था इसी तर्ज पर, जब उन्होंने एक क्वेश्चन के अंदर जुडिशियल रिव्यू और रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करती हुई स्टेटमेंट डाल के पूछ लिया था कि बताइए रिव्यू जुरिस्डिक्शन क्या है, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आर्टिकल 137 के तहत रिव्यू पिटीशन रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद अपने किसी ऑर्डर को रिव्यू करता है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट से आपके केस में फैसला आ गया है और आपको लगता है केस में कोई डिफेक्ट है, आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस जजमेंट को देखेगा और अगर कोई डिफेक्ट है उसको ठीक करेगा, जजमेंट बदला भी जा सकता है। जो दूसरे ऑप्शन की बात कर रहा हूं, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या चीज है? जुडिशियल रिव्यू जब जुडिशरी रिव्यू करता है किसी लेजिस्लेटिव एक्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर का टू चेक इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। अगर संसद ने कोई कानून पास किया, एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर दे दिया, उसकी संवैधानिकता की जांच करना, वो संविधान सम्मत है या नहीं है, तो ये पावर कहलाती है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्निरीक्षण।
यहां पर आ जाइए, रिवाइजरी jurisdiction, इट कैन एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, किसी भी गवर्नमेंट का वो ऑर्डर चेक कर सकते हैं। देन इट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एंड ऑर्डर्स, यस दिस इज रिवाइजरी jurisdiction। इट कैन रिव्यू ऑल द जजमेंट एंड ऑर्डर्स पास बाय हाई कोर्ट थ्रू अपील, ये 137 नहीं है, ये तो केस ऑफ अपील है। इट कैन रिव्यू इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज विच इंडिया इज सिग्नेटरी, ये भी रिवाइजरी jurisdiction में नहीं आता। रिवाइजरी jurisdiction मतलब खुद के ही ऑर्डर को फिर से जांचना। इसीलिए स्टेटमेंट बनता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आर बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री बट नॉट अपॉन इटसेल्फ, क्योंकि खुद के जजमेंट को बदल सकता है। नाउ वी स्टार्ट विद the questions related to local government. The very first, Gram Sabha, as provided by 73rd Constitutional Amendment Act, is a body comprising of आर्टिकल 243A के तहत बनाई गई है ग्राम सभाएं, पंचायतों से डिफरेंट। तो ग्राम सभा क्या होती है, याद रखेंगे, ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन विलेज एरिया, पंचायत एरिया शैल फॉर्म ग्राम सभा। गांव के रहने वाले सभी रजिस्टर्ड वोटर वो मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। सो हियर दैट all the adult members of village coming under the पंचायत एरिया, ये टेक्निकली रॉन्ग। मान लीजिए कोई अडल्ट है गांव का रहने वाला लेकिन वो रजिस्टर्ड वोटर नहीं है, तो टेक्निकली ग्राम सभा का मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल, दिस विल फॉर्म ग्राम सभा एज पर आर्टिकल 243A। साथ में फिर ऑल द ग्रेजुएट्स स्टैंडिंग 3 ईयर डिग्री, नो, ग्रेजुएट नहीं है तो भी रजिस्टर्ड वोटर के तौर पर ग्राम सभा का मेंबर होगा। साथ ही ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज, इलेक्टेड मेंबर बनाते हैं पंचायत, ग्राम सभा उससे डिफरेंट है, बल्कि ग्राम सभा पंचायत को चुनने का काम करती है आपस में से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73वें संवैधानिक संशोधन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट? It added a new part and new schedule to the Constitution of India. Yes, Schedule 9 and Schedule 11 was added. Then it promoted the process of democratic decentralization. याद रखिएगा, पंचायती राज का जीएसटी है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जो पावर पहले स्टेट में कंसंट्रेटेड थी, तो पंचायती राज के थ्रू हम पंचायतों को वो पावर डिवॉल्व करना चाहते हैं। Then it has brought पंचायती राज institutions under justiciable part of the constitution. What do you mean by justiciability? न्यायोचित। तो याद रखें, आर्टिकल 40 में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 में जिक्र ये था कि पंचायतें बनाई जाएंगी और उनको इतनी पावर फंक्शन देंगे कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे काम करें। लेकिन आर्टिकल 40 डीपीएसपी का पार्ट है और डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल। तो 73rd अमेंडमेंट के तहत जब पंचायतों का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया गया तो नॉन जस्टिसेबल से जस्टिसेबल पार्ट में। सो हियर कितने इनकरेक्ट है? नन ऑफ दीज आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी इनकरेक्ट? तो it provides mandatory 3-tier पंचायती राज स्ट्रक्चर फॉर ऑल द स्टेट्स विदाउट एनी एक्सेप्ट। अब हमें ये तो पता है कि 3-tier स्ट्रक्चर है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, और ऑर्गेनिकली लिंक्ड है कि वोटर तीनों तरह की पंचायतें खुद चुनते हैं अपने वोट से। लेकिन क्या ये 3-tier स्ट्रक्चर सभी राज्यों में लागू है बिना किसी एक्सेप्शन के? दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो याद रखेंगे, जिन भी राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहां पर 2-tier स्ट्रक्चर लागू किया जाता है, वहां 3-tier स्ट्रक्चर नहीं होगा। रिपीट, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, अभी बियॉन्ड रिकॉर्ड कम है, गोवा है, सिक्किम है, तो यहां पर 2-tier स्ट्रक्चर लागू होगा, 3-tier मैंडेटरी नहीं। देन while village panchayat members are elected directly, intermediate and district panchayat members are elected indirectly. मेंबर्स की बात हो रही है, ये आप तो क्या ग्राम पंचायत के मेंबर लोग वोट करके चुनते हैं और ब्लॉक समिति और जिला परिषद के मेंबर वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं? आंसर इज नो। याद रखेंगे, तीनों टीयर पर जो मेंबर्स हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे। हम अगर गांव में रहते हैं तो हम अपने गांव की पंचायत, फिर जिस ब्लॉक में हमारा गांव पड़ता है उसकी ब्लॉक समिति, और फिर जिला लेवल की जो जिला परिषद है उसको खुद अपने वोट से चुनते हैं। देन exclusively 1/3 seats are reserved for women, excluding the seats reserved for SC STs.
तो इस पर भी खास फोकस रखिएगा, एक्सक्लूडिंग नहीं इंक्लूडिंग। अब हमें ये पता है आर्टिकल 243 डी के तहत, 243 डी के तहत रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है पंचायती राज में। फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सीट रिजर्व होगी, और विमेन के लिए मिनिमम 1/3 सीट रिजर्व होंगी, इंक्लूडिंग SC ST विमेन। तो SC ST विमेन के लिए भी रिजर्वेशन है, और ओवरऑल 1/3 विमेन के रिजर्वेशन में इंक्लूड किया जाता है। सो हियर how many statements are incorrect? So all three statements are incorrect. Coming to, with reference to subject placed under the purview of panchayats in 11th schedule, how many are correct option? सिंपल सी बात ये कि शेड्यूल 11 में 29 टॉपिक्स जो स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के अकॉर्डिंग डिवॉल्व किए जा सकते हैं पंचायतों। पर ये जरूर याद रखें, स्टेट लेजिस्लेचर की मर्जी है कि इन 29 में से कितने टॉपिक ट्रांसफर करने हैं और कितने रिजर्व रखने हैं। इसका मतलब पंचायतों को राज्य में कितनी शक्तियां हैं ये डिपेंड करता है वहां के स्टेट लॉ के। शेड्यूल 11 की लिस्ट अच्छे से पढ़ लें, यहां से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस होते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन करते हैं कौन कौन सी पावर डिवोल्यूशन के लिए है। यहां पर है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, याद रखेंगे, यस इट इज देयर। टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन पंचायतों को डिवॉल्व किया जा सकता है। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तो भाई होगा ही होगा, प्राइमरी नीड है। इसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, यस, क्योंकि पंचायतों का एक मेन मैंडेट ये है, ये प्लान प्रिपेयर करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे अबाउट इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द पीपल एंड सोशल जस्टिस एज वेल। चौथा, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, तो ये चौथा पॉइंट भी 11वीं सूची के अंतर्गत आता है। 4 पॉइंट को याद कर लेंगे। सो टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, और साथ में सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री कम्स अंडर द परव्यू ऑफ शेड्यूल 11। तो पंचायतों के टॉपिक डिवॉल्व किए जा सकते हैं, और 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट है। नेक्स्ट इज, which of the following is not mandatory provision of 73rd Constitutional Amendment Act? तो जैसा हम जानते हैं कि पंचायती राज में कुछ चीजें ऐसी हैं 73rd अमेंडमेंट की जो हर स्टेट को मैंडेटरी फॉलो करनी है, और कुछ दी गई हैं ऑप्शनल। जैसे 11वीं सूची की बात कर लें तो कितने टॉपिक डिवॉल्व करने हैं पंचायतों को, ये स्टेट की मर्जी है। तो मैंडेटरी कौन कौन सी है, बल्कि हम पूछा गया नॉट अ मैंडेटरी, मतलब कि ऑप्शनल कौन सी है, वॉलंटरी प्रोविजन कौन सी है जो स्टेट अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years फॉर पंचायत एट ऑल लेवल्स, जी हाँ 5 साल का टेन्योर दिया जाएगा, ये मैंडेटरी है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर कंडक्टिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायत्स, ये भी मैंडेटरी है। आर्टिकल 243 के, इसमें मैंडेटरी हर स्टेट को एक स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म करना है जहां पर मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और स्टेट इलेक्शन का काम होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का, टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी बोथ। सो इट इज मैंडेटरी देयर। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन विलेज और ग्रुप्स ऑफ विलेज, यस, आर्टिकल 243A के तहत सभी गांव में ग्राम सभा भी बनानी है। और फिर आता है providing reservation of seats for backward classes in panchayats at all the level. Now, this is not a mandatory provision. तो आर्टिकल 243D के तहत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन देना, ये मैंडेटरी है। मिनिमम 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इंक्लूडिंग SC ST वुमेन, ये मैंडेटरी है। ज्यादातर स्टेट ने इसको बढ़ाया हुआ 50% किया हुआ, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के लिए इट इज लेफ्ट ओपन टू द स्टेट के स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग चाहे तो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे सकते हैं, चाहे तो ना दें। सो ये एक वॉलंटरी प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल इज इलेक्टेड इन विच मैनर? जो ग्राम लेवल पर चेयरपर्सन है, सीधा कह लें ग्राम प्रधान या सरपंच, ये कैसे चुना जाता है? क्या डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायत, या इट हैज बीन लेफ्ट ओपन टू द स्टेट लेजिस्लेचर कि वो लॉ बना के डिटरमाइन करें कि सरपंच का इलेक्शन कैसे होगा, या फिर नॉमिनेटेड बाय ग्राम सभा? सो व्हाट इज द प्रोविजन? याद रखें, तीनों लेवल पर मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन जब बात आती है चेयरपर्सन की
तो ग्राम का सरपंच, ग्राम का प्रधान, ये स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट होगा। अगर स्टेट ने लॉ बना दिया डायरेक्ट इलेक्शन, तो डायरेक्ट इलेक्शन होगी, लोग वोट डाल के चुनेंगे। लेकिन अगर स्टेट ने लॉ बना दिया इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, तो गांव के लोग सिर्फ पंचायत मेंबर चुनेंगे और पंचायत के मेंबर आपस में से किसी एक व्यक्ति को सरपंच बना लेंगे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और स्टेट लॉ ही डिसाइड करता है। तो यहां पर क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके ऊपर चलते हैं, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। वहां पर याद रखिएगा, ब्लॉक समिति का अध्यक्ष और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा, ये हमेशा इनडायरेक्टली होगा। इसको स्टेट लॉ के थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। तो लोग चुनते हैं ब्लॉक समिति और जिला परिषद के मेंबर, और ब्लॉक समिति और जिला परिषद के मेंबर आपस में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लेते। नेक्स्ट इज, with reference to Panchayati Raj institution, consider the following statement. Find how many statements are correct. The state legislature can authorize a panchayat to levy, collect and appropriate taxes. क्या पंचायतों को टैक्स लगाने की, कलेक्ट करने की और फिर इस्तेमाल करने की पावर दी जा सकती है, उनको ऑथराइज किया जा सकता है? आर्टिकल 243H के तहत ये किया जा सकता है, बट एट द डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लॉ बना के पंचायतों को पावर दे दे, तो पंचायतें लोकल लेवल पर टैक्सिंग कर पाए। The Central Finance Commission can suggest measure needed to augment the consolidated fund of state to supplement resources of पंचायत। अब हमें ये पता है कि आर्टिकल 243I में स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है कि क्या स्टेप लिए जाएं जिससे पंचायतों की माली हालत ठीक हो सके। नेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, कितना पैसा स्टेट और पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी में बांट लिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। यहां तक कि ग्रांट इन एड के प्रिंसिपल भी स्टेट फाइनेंस कमीशन बताता है। लेकिन क्या यूनियन फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 280, उसका भी कुछ लेना देना है पंचायतों के फाइनेंस से? सो यार इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हमें कई बार लगता है कि नहीं, यूनियन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन सिर्फ सेंट्रल स्टेट के लिए होती है, लेकिन यूनियन फाइनेंस कमीशन का एक मैंडेट है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं ऐसे क्या मेजर्स लिए जाएं जिससे स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड मजबूत हो और आगे वो पंचायतों को मजबूत कर सके। तो यूनियन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन का भी असर आता है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के फाइनेंस के ऊपर। Here, both the statements are correct. Next, we come to consider the following statements, and this is like a statement 1, 2 दोनों correct हैं, क्या correct explanation है या नहीं? Statement 1 reads, the Election Commission of India is responsible for holding election to panchayats and municipalities. It is wrong statement, क्योंकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कराने के लिए आर्टिकल 243K के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन। Then second statement, Article 324 of the Constitution of India provides that power of superintendence and elections to Election Commission of India. क्या 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन प्रोसेस सुपरिटेंडेंस की भी पावर दी गई है? अब ये जनरल स्टेटमेंट है, यहां ये नहीं पूछ रहे हैं कि कौन से इलेक्शन। तो जनरल स्टेटमेंट, यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल द इलेक्शन, उन्हीं की अथॉरिटी के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। So here, first statement is incorrect, but second statement is correct. Next, consider following statements with reference to State Finance Commission and find how many statements are correct. So, it functions under guidance of Union Finance Commission. क्या स्टेट फाइनेंस कमीशन यूनियन फाइनेंस कमीशन की डायरेक्शन, उसकी गाइडेंस में काम करता है, उसी के मार्गदर्शन में काम करता है? क्या स्टेट फाइनेंस कमीशन के ऊपर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का कंट्रोल है? आंसर इज नो, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ये। देन इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd से है 74th? सो प्लीज मेक इट वेरी क्लियर दैट State Election Commission, State Finance Commission is formed by 73rd Constitutional Amendment, not by 74th. 74th municipalities के लिए. Then they recommend the principles for the devolution of funds to both panchayat and municipality. Exactly right. State और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के बीच में बंटवारा। और याद रखें, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायतों के लिए काम करता है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन काम करता है म्युनिसिपैलिटीज के लिए भी। सो हियर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट।
Next is under 73rd Constitutional Amendment Act, a panchayat constituted upon the dissolution of panchayat before the expiration of its duration continues for. अब हमें ये पता है कि पंचायतों का टाइम है 5 साल तक, लेकिन अगर कोई पंचायत प्री मेच्योर डिसॉल्व हो जाए, 5 वर्ष का अवधि उसको पूरा करने से पहले पंचायत डिसॉल्व हो गई है, भंग हो गई है, मान लीजिए 2 साल तक भंग हो गई है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आप नई पंचायत का इलेक्शन कराएंगे। तो ये जो नई चुनी गई पंचायत है, ये कितने टाइम के लिए काम करती है? सो इट इज ओनली फॉर रिमाइंडर पीरियड। अगर मध्यावधि चुनाव, अगर प्रीमेच्योर डिसॉल्व हो गई कोई पंचायत 5 साल पूरा करने से पहले, तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन, और नई चुनी गई पंचायत जो पिछली पंचायत का रिमाइंडर पीरियड बचा है बस उसके लिए काम करेगी, पूरे 5 साल नहीं मिलेंगे, ताकि एक तय वक्त पर सारे राज्य में सारी पंचायतों के चुनाव इकट्ठे करा दिए जाए। So here, full period, no, only for the remainder period for which the dissolved panchayat would have continued. This is the answer. The provision of Part 9 of the Constitution are not applicable to which of the following group of state? Article 243M के ऊपर ये क्वेश्चन है कि पंचायती राज एक्ट 73rd अमेंडमेंट वाला वो कौन से राज्यों में लागू नहीं है? अगर आपने आर्टिकल 243M याद किया है तो सीधा याद करेंगे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। सो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में ये एक्ट लागू नहीं है। वहां की यूनिक नीड्स को देखते हुए डिफरेंट तरह का लोकल बॉडीज फॉर्म की गई। इसके अलावा क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? तो ये तो 3 राज्य सीधे सीधे चुन लीजिए जहां पंचायती राज लागू नहीं है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का एक और स्टेट पकड़िए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो पंचायती राज लागू है, लेकिन आर्टिकल 243D लागू नहीं है, रिजर्वेशन पॉलिसी लागू, उनकी डिफरेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। फिर पकड़िए 2 राज्य और, एक है वेस्ट बंगाल और एक है मणिपुर, और इनका हिली एरिया, जैसे वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग साइड और मणिपुर का जितना भी हिली एरिया है वहां पर ये लागू नहीं है, मतलब पार्शियल आगे स्टेट में लागू है, हिली एरिया में लागू। देन लास्टली, अगर किसी भी राज्य में शेड्यूल्ड एरिया है अंडर शेड्यूल 5, तो वहां पर भी पंचायती राज लागू नहीं हो। शेड्यूल 5, 6 दोनों ही जहां पर शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, वहां पर पंचायती राज एक्ट लागू नहीं होगा। मूविंग टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। आर्टिकल 243ZD के तहत बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। पहली स्टेटमेंट, इट प्रोवाइडेड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो याद रखें 74th अमेंडमेंट के साथ हमें 2 तरह की बॉडीज मिलती हैं, एक है बॉडीज फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटीज, और दूसरी है इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लानिंग, जिसमें आती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, दैट इज अंडर आर्टिकल 243ZE। सेकंड स्टेटमेंट, ओके, फर्स्ट इज करेक्ट, it consolidates the plan prepared by panchayat and municipalities of the district. This is true. देखिए क्या है कि अर्बन और लोकल बॉडीज का कोई मीटिंग पॉइंट नहीं, जिला परिषद अलग काम कर रही है, म्युनिसिपैलिटीज अलग काम कर रही है, तो डिस्ट्रिक्ट में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, हैप्पीजार्ड डेवलपमेंट ना हो, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसमें पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी के ही मेंबर आते हैं। तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जो डेवलपमेंट प्लान बना रही है उसका एक कंसोलिडेटेड प्लान ये तैयार करते हैं, गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं, बट रिकमेंडेटरी बॉडी है। देन all its members are elected by elected members of panchayats and municipalities from among themselves. Answer is no, only 4/5। कॉन्स्टिट्यूशन की शर्त यह है कि जो भी कॉम्पोजिशन है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की, उसके कम से कम 4/5 मेंबर रूरल और अर्बन लोकल बॉडी से होने चाहिए, रेस्ट में भी नॉमिनेटेड। So how many statements are correct here? Only 2. First and second statement is correct. Next is consider the following statements and find which of the statements is correct. Municipal corporation is established in the big cities. So the game is, जैसे पंचायत में 3 tier स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिकली लिंक पंचायतें हैं, म्युनिसिपैलिटी के अंदर जब हम देखते हैं तो 3 तरह की, 3 टाइप की म्युनिसिपैलिटीज हैं। ये 3 टियर स्ट्रक्चर नहीं है, सब सेपरेटली ऑपरेट करते हैं अपने अपने स्पेसिफिक एरिया में। तो बिग सिटीज में होंगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्मॉल सिटी के लिए होती है सिटी म्युनिसिपैलिटी, और ट्रांजिशनल एरिया के लिए होती है नगर पंचायत। सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इट इज ऑब्लिगेटरी टू कॉन्स्टिट्यूट वार्ड कमिटीज फॉर
one or more ward within the territorial area of a municipality having population of 3 lakh. भाई दो फैक्ट याद कर लीजिए, कई एग्जाम में मैंने स्टेट लेवल पे देखा है बार बार पूछते हैं। एक, पंचायती राज का 3 टियर स्ट्रक्चर उन स्टेट में लागू नहीं होगा जहां 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है, वहां 2 टियर स्ट्रक्चर। और फिर म्युनिसिपैलिटी वो शहर जिनकी आबादी 3 लाख से ज्यादा है, वहां पर वार्ड कमेटीज क्रिएट करनी होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट वार्ड के मेंबर्स को बुला के वार्ड कमेटी बनाई जाती है ताकि ज्यादा फोकस के साथ वार्ड लेवल पे डेवलपमेंट हो सके। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Consider following statements regarding 74th Amendment to the Constitution of India and find how many statements are correct. It provides for the insertion of a new schedule to the Constitution. जैसे 73rd अमेंडमेंट के साथ शेड्यूल 11 बनाया गया है और 29 टॉपिक रखे गए हैं जो पंचायतों को ट्रांसफर किए जा सकते हैं एज पर स्टेट लॉ, ऐसे ही शेड्यूल 12 एक नया शेड्यूल ऐड किया गया था जिसमें 18 टॉपिक हैं जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं म्युनिसिपैलिटीज को, बट अगेन एज पर स्टेट लॉ। सेकंड, इट रीस्ट्रक्चर्स द वर्किंग ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। देखिए म्युनिसिपैलिटी तो बहुत पहले से काम कर रही है लेकिन प्रॉपर फंक्शनैलिटी नहीं थी, तो म्युनिसिपैलिटी के वर्क को प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए 74th अमेंडमेंट है करेक्ट। देन इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट इन म्युनिसिपैलिटीज। अब चाहे हाफ ट्रू है लेकिन सही है स्टेटमेंट, मतलब ओनली तो नहीं लिखा है ना। तो जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी पंचायती राज में लागू है वैसे ही लागू होती है म्युनिसिपैलिटीज के अंदर। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए एज पर पॉपुलेशन रिजर्वेशन होगी, विमेन के लिए मिनिमम 1/3 इंक्लूडिंग SC/ST विमेन, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए स्टेट लॉ बना के रिजर्वेशन का प्रावधान रख सकते हैं, मैंडेटरी नहीं, ये म्युनिसिपैलिटी में भी लागू होता है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन कम्स इट इज एप्लीकेबल ओनली टू सम स्पेसिफाइड स्टेट्स। क्या सिर्फ कुछ 74th अमेंडमेंट में कोई ऐसी लिस्ट है कि इन्हीं राज्यों में लागू होगा बाकी में नहीं होगा? आंसर इज नो, सभी राज्यों में म्युनिसिपैलिटी जो 74th अमेंडमेंट है उसको लागू किया गया है। सो हियर ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फर्स्ट। Then we come to, as per Constitution 74th Amendment Act, legislatures of states have not been conferred the power to empower municipalities with the responsibility of। सिंपल सी बात है, शेड्यूल 12 के अंदर जो 18 टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से नहीं है, और उसमें पूछा गया है कौन सा उन 18 की लिस्ट में नहीं है जो पावर म्युनिसिपैलिटीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये तो कोर एरिया है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सामाजिक न्याय के लिए ये प्लान प्रिपेयर करेंगे और इंप्लीमेंट भी करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये याद रखिए, लॉ एंड ऑर्डर अभी भी स्टेट लिस्ट का ही टॉपिक है। तो लॉ एंड ऑर्डर का काम मतलब पुलिस का कंट्रोल वो म्युनिसिपैलिटी या पंचायतों के हाथ में नहीं दिया जा सकता, ना ये शेड्यूल 11 में है ना शेड्यूल 12 में। देन रेस्ट ऑब्वियसली दैट विल बी इंक्लूडेड। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एज मे बी इंटरेस्टेड देम, तो कोई भी स्कीम इनको दी जा सकती है, भाई ये स्कीम आप इंप्लीमेंट कीजिए, जैसे टैप वाटर की स्कीम इनको दे दी। Then it comes to levy, collect and appropriation of taxes, duties, tolls. Yes sir, स्टेट बचा है तो ये पावर भी इनको ट्रांसफर की जा सकती है। सो याद रखें लॉ एंड ऑर्डर का टॉपिक नहीं, वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आपका एग्जाम बहुत नियर है, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा MCQ प्रैक्टिस करें। जो क्लीनलीनेस के साथ चीजें याद रहती हैं वो नोट्स पढ़कर उतनी बेहतर तरीके से, इंपैक्टफुल तरीके से याद नहीं होती है जितना MCQ के थ्रू होता है। जहां पे आपकी गलती होगी वो आपको चुभेगी, लंबे टाइम तक याद रहेगा। बहुत सारी चीजों पे क्लैरिटी तब आती है जब MCQ की स्टेटमेंट्स आप याद करते हैं, ना सिर्फ सॉल्व करें, इस वक्त MCQ की स्टेटमेंट्स को याद भी कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट।